हेलो फ्रेंड्स, द गार्डन ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में दृष्टि आईएएस की यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट 1 के 101 से 100 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और ये पार्ट 3 है जिसमें 101 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 101 क्वेश्चन नंबर है, 1920 के दशक के दौरान वामपंथी राष्ट्रवादियों की निम्न में से कौन सी प्रमुख मांगे या विचार थे। 1920 के दशक में इनकी क्या मांगे थी? पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। औपनिवेशिक विरोध और सामाजिक न्याय का समन्वय, ये दोनों चीज़ें चल रही थी। स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों दोनों की आलोचना, ये भी चल रहा था। तो इसमें से सही उत्तर चुनना है, तो ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 के, यहाँ पे धरासन हो जाएगा, धरासन। वर्ष 1930 के धरासन नमक सत्याग्रह के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया जाना था, लेकिन अंततः सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया क्योंकि गांधी को स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रहों की श्रृंखला में अंतिम था। नहीं, अंतिम नहीं था, इसके बाद भी और हुए थे, जैसे बॉम्बे में वडाला में हुआ था, कर्नाटक सन्निकट्टा में हुआ था। तो ये भी गलत है। और ये स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना नहीं था, इसमें यह था कि महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, इस वजह से इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐतिहासिक योगदान के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। 1936 में दलित वर्गों और औद्योगिक श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, ठीक है। इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी, कब की थी? 1936 में। तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के अधिकारों और समस्याओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र बहिष्कृत भारत का शुभारंभ किया था। ये भी सही है। तो इसका ईयर आप ध्यान रखेंगे, 1936 में, एक मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था। और ये क्या है? स्वतंत्र लेबर पार्टी। और ये 1927 में क्या किया इन्होंने? बहिष्कृत भारत पत्र का शुभारंभ किया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद जनरल डायर के समर्थन में एक सार्वजनिक निधि शुरू की थी? तो सार्वजनिक निधि जो शुरू की थी, एक समाचार पत्र था वहाँ का, द मॉर्निंग पोस्ट, इसने शुरू किया था। और ये बाद में इसकी भारतीयों द्वारा बहुत आलोचना की गई थी, क्योंकि ये दिखा रहा था कि ब्रिटिश जो है जनरल डायर का कितना समर्थन कर रहे हैं उनकी इस क्रूर घटना के बाद भी। नेक्स्ट है, सूर्यसेन, यहाँ पर हो जाएंगे। सूर्यसेन के संबंध में कौन सा कथन सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, तो ये ठीक है, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने। उन कुछ क्रांतिकारियों में से थे जिन्हें कभी कैद नहीं किया गया था, ये गलत है। उन्हें कैद किया गया था, उन्हें 1956 और 1928 के बीच में कैद किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। और 1930 में बंगाल में चटगांव शस्त्रागार छापे का उन्होंने नेतृत्व किया था, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 105 का सी। और फिर सूर्यसेन को इसी घटना के बाद में 1933 में फिर से गिरफ्तार किया गया और 1934 में उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने क्या भूमिका निभाई? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कर वृद्धि के मुद्दे पर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? नहीं, उन्होंने 1930 में बारदोली जांच समिति रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया था। ये भी नहीं, उन्होंने बारदोली का दौरा किया था 1928 में, जो इस कारण का समर्थन करने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम था, तो ये ठीक है ऑप्शन। और सविनय अवज्ञा की घोषणा बारदोली सत्याग्रह में नहीं की थी उन्होंने। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय महासचिव के रूप में किसने काम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा NG रंगा। ये NG रंगा जो है ये महासचिव बने थे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, वो इसके अध्यक्ष बने थे। और इसका गठन कब हुआ था? 1936 में। ये भी मैंने ऊपर भी बताया था कि अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1936 में। और अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी? ये भी 1936 में की थी। और 1927 में क्या हुआ था? उन्होंने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र निकाला था अंबेडकर जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है जमान शाह ने। जमान शाह ने रणजीत सिंह को 1799 में गवर्नर नियुक्त किया था लाहौर का। अब मैंने पहले बताया है
कि 1798 में क्या हुआ था, वेलेजली ने क्या शुरू किया था, सहायक संधि, ठीक है। और 1799 में इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था, जमान शाह ने इनको गवर्नर नियुक्त किया था। 1805 में इन्होंने जम्मू कश्मीर का अधिग्रहण कर लिया और इन्होंने इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर इसकी राजधानी बनी, जो राजनीतिक राजधानी थी, और धार्मिक राजधानी अमृतसर। फिर इन्होंने 1809 में, ये सन ध्यान रखेंगे, 1799 में गवर्नर बने, 1805 में इन्होंने कश्मीर को कब्जे में ले लिया, अधिग्रहण कर लिया, और 1809 में इन्होंने जो है सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई तालीम की शुरुआत के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 1937 में वर्धा में जाकिर हुसैन द्वारा की गई थी। क्या ये ठीक है? हाँ, 1937 में वर्धा में जाकिर हुसैन द्वारा नई तालीम की शुरुआत की गई थी। नई तालीम का मुख्य विचार था गतिविधि के माध्यम से सीखना। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की विशेषता है? इसमें है प्रमोशन गृह को बंद करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती थी? नहीं, अपील नहीं की जा सकती थी। केवल अंग्रेजी प्रकाशनों को निशाना बनाया गया? नहीं, अंग्रेजी को तो नहीं बनाया गया था, बल्कि अंग्रेजी प्रकाशनों को छूट दे दी गई थी। तो ये और उल्टा ही हो जाएगा। अपील इतना राइट दिया ही नहीं गया था कि अपील कर सके। जिला मजिस्ट्रेट प्रकाशकों की जमानत राशि जब्त कर सकता था। हाँ, अगर उनको ये लगता है कि ब्रिटिश की ज़्यादा निंदा हो रही है या ब्रिटिश रूल का उल्लंघन हो रहा है, तो वो जमानत राशि जब्त कर लेते थे। केंद्र सरकार का समाचार पत्र संचालन पर सीधा नियंत्रण था। केंद्र सरकार का नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 110 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि अब क्या हो गया था, कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था और उसकी जगह पे जो भारत सचिव पद बनाया गया था और सीधे अब ब्रिटिश महारानी के हाथों में नियंत्रण आ गया था इसका। राज्य विलय नीति का अंत, ये भी हो गया था कि अब कोई भी नया राज्य का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है वो 1885 में हुआ और इसको लेकर के विवाद चलता है कि यह कौन सी थियोरी थी, सेफ्टी वॉल्व की थियोरी थी या कोई और थियोरी थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जातिगत भेदभाव का गहरा होना, तो ये नहीं था, ये भी था। तो इसमें कौन सा कि प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था बताना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन प्रमुख व्यक्तित्व वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के बैच में शामिल नहीं थे? तो इसमें आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ये शामिल नहीं हो पाए थे। इसका रीज़न ये था कि इनकी एक जो है संस्था थी, उसकी भी मीटिंग इसी समय पर थी, तो इस वजह से ये शामिल नहीं हो पाए थे। और बाद में इन्होंने बाद में अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, तो 1895 में और 1902 में, इन दोनों बार इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। और उस समय नहीं शामिल हो पाए थे क्योंकि इंडियन एसोसिएशन नाम का इनका एक संगठन था, उस समय उसकी अध्यक्षता चल रही थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सर जॉन सीली के वर्ष 1857 के विद्रोह के दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला था, जॉन सीली ने, कि स्वार्थी सिपाही विद्रोह है। 1857 के विद्रोह को उन्होंने बोला था स्वार्थी सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति बताना है और उनकी भूमिका। बहादुर शाह क्या थे? दिल्ली में नाम मात्र का सम्राट, ठीक है। जनरल बख्त खां, जनरल लगा हुआ इनके नाम क्या कि दिल्ली में सैन्य कमांडर थे। नाना साहब कानपुर में पेशवा घोषित हो गए थे। और हेनरी लॉरेंस, ये लखनऊ में ब्रिटिश निवासी थे। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। पूना पैक्ट के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। इस पर 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। ये
प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटें घटाकर 148 से 71 नहीं, इसमें बढ़ा दी गई थी, ये उल्टा लिखा हुआ है, 71 से 148 की गई थी कि अब इनको जो है पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए उसकी जगह पर इनकी क्या की जाएगी, संख्या बढ़ा दी जाएगी। ये ऑप्शन चूज किया गया था, तो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका सीक्वेंस लगाना है। पाइका विद्रोह ये हुआ था 1817 में, और ये पाइका हुआ था ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट विद्रोह है रामोसी, ये 1822 से 26 तक चला था। गडकरी विद्रोह, और ये हुआ था मराठा राज्य में, महाराष्ट्र में, ठीक है। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में, और ये भी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम, ये 1827 में हुआ था, 27 से 30। तो इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। इसको ऐसे याद भी कर सकते हैं कि कौन सा कहाँ का है, तो पाइका है उड़ीसा का, तो पाए क्या, इतना उड़ जो रहे थे, ठीक है, तो ये हो गया उड़ीसा। रामौसी और गडकरी क्या था, गटक गटक के पानी पी रहे थे, गटक गटक के पानी पी रहे थे, तो मौसी ने मारा, महाराष्ट्र। विशाखापत्तनम का, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का पता ही है आपको। अब इसका सीक्वेंस लगाना है, तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, इसका आंसर हो जाएगा डी। 117, इसको भी मिलान करना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये 1767 से 69 में हुआ। और फिर चौथा कब हुआ था, चौथा वही जो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और वो ब्रिटिश जीत गए थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, ये हुआ 1803 से 5। तृतीय कब हुआ, 1817 से 19। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1844 से 1846। और अभी मैंने बताया 1809 में जो सिख हैं उन्होंने, पंजाब राज्य ने क्या किया था, विलेजरी की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। तो इसका सीक्वेंस लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड वेवेल ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, नहीं वेवेल नहीं, लॉर्ड लिनलिथगो थे, और ये बहुत लंबे टाइम तक गवर्नर जनरल बने थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो, ये गलत हो गया। इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पारित किया था। अब जब भारतीय पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे तो ये डोमिनियन स्टेटस दर्जे की बात कर रहे थे, तो ये आंसर ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के एक दृश्य को दर्शाती 1859 की कलाकृति रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई। ये जो कलाकृति है ये एनसीईआरटी में बनी हुई है, रिलीफ ऑफ लखनऊ, और इसको बनाई थी थॉमस जोन्स बार्कर ने। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इतने लोगों की जान ले ली, अब बस कर, और लखनऊ को थोड़ा रिलीफ दे, ठीक है। ऐसे बस फनी सी ट्रिक है, याद कर सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं है इस ट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन संकल्प 1882 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसने स्थानीय निकाय में अधिकांश सदस्य गैर सरकारी तथा अधिमानता निर्वाचित होने की सिफारिश की। ये ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने अधिकांश सदस्य बोला था कि गैर सरकारी होने चाहिए, और अधिमानता निर्वाचित होने की सिफारिश की थी, और वो भी निर्वाचित होने चाहिए। इसने स्थानीय निकायों की अध्यक्षता गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की जाने तथा सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम रखने के प्रयास किया। वही गैर सरकारी सदस्य की बात कर रहे थे, तो इनका था कि सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दीपावली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दीपावली को वर्ष 2025 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, ठीक है, दिवाली को शामिल किया गया है, और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में परंपराएं, अनुष्ठान, त्यौहार शामिल है, ये भी ठीक है। यूनेस्को की जो सूची है उस सूची में अब 16 चीज़ें आ गई हैं, और ये दिवाली जो है ये 16वां तत्व है, अमूर्त विरासत में 16वां तत्व है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। 121 का ए, दोनों सही हैं। विकसित भारत योजना, विकसित भारत वही जिसको विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
यह अधिनियम राज्यों को बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान 90 दिन तक काम बंद रहने की सूचना में सक्षम बनाता है। ठीक है, 90 दिन का इसमें एक गैप पीरियड रखा गया है जिसमें है कि काम बंद रहेगा ताकि मजदूर जाकर के खेतों में काम कर सकें और उनकी कमाई हो सके। इस अधिनियम के तहत जो पहले मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था वो अब इसमें कितना हो गया है 125 दिन। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त बाकी सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60-40 का प्रावधान। ठीक है, ये भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए 90 और 10 का है और जो बाकी राज्य हैं इनके लिए 60 और 40 का है। तो स्टेटमेंट तीनों ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा शांति अधिनियम 2025 का सही पूर्ण रूप है? ये फुल फॉर्म पूछा है शांति एक्ट का। तो शांति एक्ट का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल, इसको है एस से सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वंस अगेन, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। तो सस्टेनेबल वाला इसमें कौन सा हो सकता है? इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट। तो ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन भी बोलते हैं इसको 2025, इसमें कौन से प्रावधान शामिल हैं? तो इसका है बीमा कंपनियों में 100% तक एफडीआई की अनुमति। तो ठीक है, इसमें 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। नेक्स्ट है, ये बीमा अधिनियम 1938, एलआईसी एक्ट 1956 और इरडा एक्ट 1999 में संशोधन, तो ये तीनों एक्ट में संशोधन किया गया। तो ये भी ठीक है। बीमा कंपनियों का निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं, ये प्रोविजन नहीं है इसमें, राष्ट्रीयकरण जैसी चीज़ नहीं है, एफडीआई की अनुमति दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2। वंदे मातरम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी और ये पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये ठीक है। बहुत लोगों को ये स्टेटमेंट गलत लग सकता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है आनंद मठ, लेकिन ध्यान रहे जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने उपन्यास लिखा था, ये लिखा था वंदे मातरम, तो इन्होंने 1875 में सबसे पहली बार बंग दर्शन पत्रिका में इसका प्रकाशन किया था। फिर 1882 में ये लिखा गया आनंद मठ में, इसका प्रकाशन हुआ जो आनंद मठ उपन्यास थी उसमें। फिर 1896 में इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको अधिवेशन में गाया था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने गाया था, और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिल गया था। तो इस तरह से दोनों ऑप्शन ठीक हैं इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की? तो इसका जवाब है माइकेला बेंथॉस। ये हैं जर्मनी की इंजीनियर हैं ये, और ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर यूजर बन गई हैं। और ये जो 100 किलोमीटर की ऊपर रेखा है, अंतरिक्ष रेखा बोलते हैं जिसको, ये है, इसको कार्मन लाइन बोलते हैं। इन्होंने इसको पार किया और ये ऊपर गई। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र UNFCCC की बात कर रहे हैं कि 30वां सम्मेलन 2025 में ब्राज़ील में कहाँ हुआ था? तो ये होता है ब्राज़ील के बेलम शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास रिमूव, ये क्या हो सकता है? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, प्रिंटिंग एरर आ रहा है। हरिमऊ, ओके, याद आ गया। अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह भारत और मलेशिया के बीच है। ये भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये ठीक है। यह अभ्यास का 5वां संस्करण 2025 में उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। तो ये गलत है, ये 2025 में उत्तराखंड नहीं बल्कि ये राजस्थान में होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसरो के LVM-3 M6 मिशन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह मिशन के तहत लॉन्च किया गया ब्लूबर्ड 6 उपग्रह LVM-3 द्वारा निचली पृथ्वी कक्षा में रखा गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। तो स्टेटमेंट ठीक है। ये अब तक का, इसकी विशेषता यही कि अब तक का ये सबसे भारी पेलोड है जो LVM द्वारा निचली पृथ्वी की कक्षा में रखा गया है। और यह मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और यूरोपीय एक निजी कंपनी
कि नहीं, तो ये गलत है। ये यूरोपियन निजी कंपनी नहीं है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिका की कंपनी है एरोस्पेस मोबाइल, उसके बीच में एक वाणिज्यिक समझौता। तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 129 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है। 1 दिसंबर को होता है विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को होता है भारतीय नौसेना दिवस। ये वॉर से संबंधित है, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का, ये उससे संबंधित है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को ये होता है किसान दिवस। किसान दिवस के दिन जो है ये जो भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार अधिनियम पारित हुआ था, यूएन ने पारित किया था, तो ये उससे मनाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा A2B1 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO को कौन सा संस्करण दिसंबर 2025 में जारी किया गया है? ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो इस बार ये है 7, GEO ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक का ये 7 संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु कार्यवाही और पर्यावरण शासन में उनके कार्य के लिए UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रिया साहू जी ने जीता है और ये हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग के मुख्य सचिव हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव। तो ये भारत का नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रिया साहू मैम। भारत के एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में प्रदर्शन के संदर्भ में बताना है कि भारत ने कुल 102 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। क्या ये ठीक है? सही है, भारत ने 102 पदक जीते हैं इस बार। एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। क्या ठीक है? ये संयुक्त अरब अमीरात है, लेकिन ये अबू धाबी नहीं है, दुबई में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप हॉर्मुज जलडमरू मध्य के किनारे स्थित है, तो ये ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है, जिसे हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। तो ये ठीक है क्या? ये स्टेटमेंट गलत है। ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर नहीं है, यहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ ओमान। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, 134 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GI टैग प्राप्त करने वाली पोंडुरु खादी ये कहाँ से संबंधित है? तो ये बहुत फैक्चुअल सा है, ये आंध्र प्रदेश की है और इसको अभी GI टैग मिला हुआ है। पिनाका मिसाइल लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट निम्न में से किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है, सॉरी गलत हो गया, ये किया गया है DRDO के द्वारा। पिनाका मिसाइल किसने डेवलप किया है? DRDO ने। और ध्यान रखेंगे आप, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मिसाइल या इस तरह की जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादातर, मैं नहीं बोलूँ सारी, लेकिन मोस्टली जो है वो DRDO डेवलप करता है। तो अगर DRDO का नाम आता है तो एक बार थोड़ा सा उस पर गौर कर लिया करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन एस्पायर योजना को कार्यान्वित करता है? एस्पायर जो है वो मेनली MSME से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा 137 का बी, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ये किस देश से संबंधित है? ये है पुर्तगाल से। ये भी चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है और ये 2 बार से लगातार रहे हैं। पहले ही इनका कार्यकाल था 2016 से 2021, 5 साल, फिर अब 2022 से 2026 इनका कार्यकाल, अब ये 26 में ख़त्म होने वाला है और नया इलेक्शन होने वाला है, तो इस वजह से अभी ये चर्चा में है और दिसंबर 2026 में इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। निम्न में से सैन्य अभ्यास बताने हैं कि कौन सा सही सुमेलित है? अभ्यास सूर्यकिरण भारत नेपाल का है, ठीक है। अभ्यास एक्वेरियन ये है भारत और मालदीव का, ये भी ठीक है। अभ्यास गरुण शक्ति भारत और थाईलैंड का नहीं है। अभ्यास गरुण शक्ति है भारत और इंडोनेशिया का, तो ये गलत हो जाएगा। और अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन
ये भी सही है, ये यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात का है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 to 4, 1 to 4 मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 कलवरी पनडुब्बी का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है अरिहंत। इसमें जो 75 हैं उसमें कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, बागीर, बागशीर, इस तरह की जो पनडुब्बी हैं वो 75 में आती हैं। और जो अरिहंत है ये एक अलग सी पनडुब्बी है और ये मेनली ये जो है परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है ये अरिहंत। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत में शीर्ष 10% आय अर्जित करने वाले लोग राष्ट्रीय आय के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। जो एक रिपोर्ट है उसमें यह है कि जो 10% आय अर्जित करते हैं ऐसे लोग लगभग 58% हैं। 10% लोग 58% आय अर्जित करते हैं और जो बॉटम 50% लोग हैं ये 15% आय अर्जित करते हैं। तो असमानता आपको दिख रही है। और यह रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है तो नहीं, ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जारी करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, 141 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम अभी करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपका। इसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। निम्न में से कौन सा देश रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रिलॉस समझौते का हिस्सा है? तो रिलॉस जो है वो हमारा हुआ है रसिया से और भारत तो है ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अमेरिका से नहीं है इसका संबंध। अमेरिका से कॉमकासा, जिसोमिया, लेमुआ ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट के संदर्भ में विचार करें। यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। क्या ये ठीक है? ये वॉलीबॉल चैंपियनशिप नहीं है, ये फुटबॉल है। हरियाणा ने संतोष ट्रॉफी सबसे अधिक बार जीती है, तो ये भी गलत है। हरियाणा ने नहीं, पश्चिम बंगाल ने जीती है और पश्चिम बंगाल 33 बार जीत चुका है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में बताना है कि इसकी शुरुआत 2015 में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, ठीक है। 2015 में शुरू हुई थी और 2022 से 26 में इसका 4th पीएम कौशल विकास योजना का ये 4.0 शुरू किया गया था, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनमें से किस देश के पास लगभग 300 बिलियन बैरल के पास विश्व के सबसे बड़े प्रसिद्ध तेल भंडार है? तो इसका आंसर है वेनेजुएला। ये आपको वैसे भी पता होगा, करंट अफेयर्स या वैसे जीके में पढ़ते होंगे कि जो वेनेजुएला है उसमें सबसे ज़्यादा तेल के भंडार हैं और लगभग 303 बिलियन। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया INAS 335 ये किससे संबंधित है? तो ये है हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन से, और ये हेलीकॉप्टर ये ब्लू वाटर नौसैनिक अभ्यास का समर्थन करता है और ये एक तरह का पनडुब्बी रोधी निगरानी उसका क्षमता बढ़ाते हैं, निगरानी और समुद्री हमले जैसी क्षमता। तो ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में बताना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो नहीं, ये लुप्तप्राय नहीं है बल्कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इस प्रजाति की आगे देखने की क्षमता बहुत उत्कृष्ट होती है, जिससे बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। नहीं, ये भी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात की सरकार को ऑर्डर दिया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो बिजली बना रहे हैं उसमें बिजली के तारों के टकराने से इनकी बहुत ज़्यादा जो है डेथ हो रही है, क्योंकि इनकी संख्या ऑलरेडी बहुत कम है। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया उसमें इनकी संख्या बस केवल लगभग 150 के आसपास है और उसमें भी इनकी डेथ हो रही है, तो ये और कंसर्निंग इशू हो गया है, इस वजह से ये चर्चा में था। तो इसका हो जाएगा 148 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के संदर्भ में गोल्डीलॉक्स अवधि को किससे संदर्भित करते हैं? गोल्डीलॉक्स एक अच्छा टाइम पीरियड माना जाता है जिसमें ये बोला जाता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम रहे और आर्थिक वृद्धि बढ़ती रहे। तो कम
मुद्रास्फीति और उच्च आर्थिक वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में रहे समाचारों में गैलेक्सी फ्रॉग आकाशगंगा मेढक को किस राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख प्रजाति घोषित किया गया है? तो गैलेक्सी फ्रॉग जो है ये मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान की प्रजाति इसको घोषित किया गया है। कब किया गया है? 2021 में। और इसका जो आकार है वो 2 से 3.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, मतलब बस इतना, बहुत छोटा सा, और कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इशू है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाती है, तो इसलिए इन पर निगरानी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो इस तरह से हमारे 150 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 के। अब कल से पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे, और पार्ट 2 है आपका मेडिवल हिस्ट्री, जिसके 150 क्वेश्चन है। और इसी तरह से आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, केवल इन टेस्ट पेपर को ही अगर आप सॉल्व करते रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई के अलावा पर डे इन पेपर को सॉल्व करते रहेंगे, तो इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगी, और जो फैक्ट है वो आपके मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होते चलेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि लास्ट के 120 डेज में आपकी कैसे प्रिपरेशन, केवल इन आपकी पढ़ाई के साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कैसे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रिपरेशन है, वो कैसे इन्हेंस होती चली जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। बाकी कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।